नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमावत एमएम पब्लिक स्कूल धोत सीकर के लिए 10th क्लास के लिए अपना ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में देखिए हम सीखेंगे हमारे ग्रामेटिकली पार्ट को, जो कि हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। ग्रामर में एक्चुअली में जो हमें बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया हमारा हिस्सा है, उस हिस्से में हमारे पास ग्रामर है 15 नंबर की। इस 15 नंबर की ग्रामर में यानी 15 नंबर्स allotted for grammar part, and the grammar part composed with tense, direct, indirect, active voice, passive voice, subject verb agreement. So we have to concentrate on first of all the tense part, and tense is allotted 4 marks. देखिए टेंस और टाइम दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती है। टेंस का अर्थ होता है काल और टाइम का मतलब होता है समय। समय को हम मापते हैं हम सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, महीने में, ईयर में और सदियों में। लेकिन जब कई सदियां बीत जाती है तो वो एक काल का रूप ले लेती है। जैसे हमारे द्वापर युग होते हैं, त्रेता युग होते हैं, भविष्य काल। लेकिन वैसे जो हमारे सिलेबस में काल दिए गए हैं, काल हमें दिए गए हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कालों में हमारे पास जो काल हैं वो काल कौन कौन से हैं। देखिए हमारे पास जो काल हैं वो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी कालों को, तीनों कालों को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 भागों में एक एक काल को डिवाइड किया गया है। तो कुल मिला के हमारे पास जो टेंस हो जाते हैं वो टेंस हो जाते हैं 12। इन 12 टेंसों को हमें अलग अलग पढ़ना है, इनकी अलग अलग विशेषताएं जाननी हैं, इन्हें किस प्रकार हमें उपयोग करना है वो हमें जानना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना है कि टेंस की उपयोगिता क्या है, या टेंस का अध्ययन कब हमारे लिए उचित होता है। तो देखिए टेंस का अध्ययन हम तभी संभव कर पाते हैं जब हमें वोकेब हमारी यानी वोकेबुलरी हमारी पूरी तैयार हो, हमें पार्ट ऑफ स्पीच हमें तैयार हो, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता हो। तो इन सब के लिए मैं ये चाहूँगा कि हम एक बार हमारी जो पुरानी क्लासें हैं उन क्लासों का जो पार्ट है हमारा, वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सो द टेंस इज़, if you want to understand better, then you have to remember vocabulary part, subject part, as well as object part and verbs. Every sentence is a group of words that define a meaningful meaning. यानी कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य जो होता है वो वाक्य कई शब्दों का एक समूह होता है जो कि एक अर्थपूर्ण अर्थ हमें देता है। ये जो अर्थपूर्ण अर्थ हमें मिलता है, ये हमें कहाँ से मिलता है। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो पुराने हमारी क्लासें हैं, उन क्लासों में हमने जो कुछ सीखा है उसे हमें एक बार रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज करने से पहले मैं आपको इंग्लिश के जो मूल आधार हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें ज़रूरी होती है, जो कि इस प्रकार है। पहला हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, दूसरा हमें चाहिए होता है वर्ब, और तीसरा हमें चाहिए होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में एक्चुअली में हम ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस कुछ भी हो सकता है।
वर्ब जो पार्ट है वो पार्ट हमारे पास आता है हमारे टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली में जो वर्ब है वो वर्ब कहा किसे जाता है। देखिए वर्ब एक क्रिया है, हिंदी में भी इसे हम क्रिया ही कहते हैं, यानी कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो कि ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता हो, जो कि इस वाले हिस्से को प्रभावित करता हो, वो वर्ब कहलाता है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक्चुअली में हम कहते हैं कर्ता को, हिंदी में हम कहते हैं कर्ता को। कर्ता जो है, कर्ता वो व्यक्ति या वो अवयव है वाक्य का जिसकी क्रिया के द्वारा सीधा प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट पे। तो किसी साधारण भाषा में या सरल भाषा में हम समझे तो किसी कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। किसी कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन दी गई है कर्ता की। अ सब्जेक्ट इज द एजेंसी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन एक्शन और द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो कि किसी कार्य की गतिविधि को संपन्न करता है, वो ही हमारे पास कर्ता कहलाता है। सामान्यतया देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हिंदी में कहें तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में हो सकता है। संज्ञा के रूप में यदि हम देखना चाहें, संज्ञा के रूप में यदि हम देखें तो सब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे नाउन के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, सीता, गीता, ही, सी, राम, श्याम, ये सब क्या है? ये एक नाउन है। और प्रोनाउन के तौर पे यदि हम कहना चाहें तो देखिए हम राम के लिए हम काम में लेते हैं, क्योंकि राम पुरुष है तो पुरुष के लिए हम ही काम में लेते हैं। सीता एक स्त्री है तो स्त्री के लिए हम सी काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोनाउन के तौर पे हम काम में लेते हैं। तो ये भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। एडजेक्टिव के तौर पे हम जैसे किसी विशेष चीज़ को हम काम में ले सकते हैं। जैसे यदि हम कहना चाहें तो एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे हम काम में ले सकते हैं। जैसे गुलाब की एक विशेषता होती है कि वो गुलाबी होता है, या गुलाब का रंग कैसा होता है? लाल भी हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे? जैसे रेड रोज। अब रोज कैसा है? रोज रेड है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। लेकिन यहाँ पे जो रोज है वो अपने आप में एक कलर है, तो ये एक विशेषण के तौर पे भी हमारे पास काम में आ सकता है, और ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। तो देखिए सब्जेक्ट अपनी प्रकृति के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट को कितने भागों में बांट रहे हैं? सब्जेक्ट को हम बांट रहे हैं, पहले तो हमने बांटा सब्जेक्ट को मेल और फीमेल में, फिर हम इन्हीं को फिर से बांट रहे हैं। तो मेल भी एक वचन हो सकता है, फीमेल भी एक वचन हो सकती है। तो हम सब्जेक्ट को फिर से भागों में बांट रहे हैं, वो है सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन कर्ता
और बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता एक्चुअल में कहा किसे जाता है? एक वचन कर्ता कहा जाता है इफ़ अ वर्क इज डन बाय अ सिंगल मैन, सिंगल पर्सन, देन द सब्जेक्ट द परफॉर्मर इज कॉल्ड सिंगुलर। यानी यदि किसी कार्य को एक व्यक्ति द्वारा किया जाए तो वो कार्य करने वाला कैसा कहलाएगा? एक वचनकर्ता कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाए, तो कहने का मतलब यदि 1+1 हो जाए तो ये हमारे पास बहुवचनकर्ता हो जाते हैं। तो इफ़ अ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय मोर देन वन पर्सन देन इट कॉल्ड द सब्जेक्ट टाइप ऑफ प्लूरल। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं वर्ब की। किसी भी वाक्य की वर्ब ये डिसाइड करती है कि कर्ता कर क्या रहा है। और सब्जेक्ट के लिए यदि हम कहें तो सब्जेक्ट, देखिए जब हमारे पास ये सवाल उत्पन्न होने लग जाए कि यह कार्य किसने किया, तो यह कार्य किसने किया वहाँ पे सीधा अर्थ है कि हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ब, क्योंकि पहला हमारा जो टॉपिक था वो था क्या था? सब्जेक्ट। अब दूसरा हमारे पास है वर्ब। वर्ब एक्चुअली में कहा जाता है क्रिया को। वो किसे कहा जाता है? क्रिया को। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, तो वो क्या हो गई? वहाँ पे वर्ब हो गई। देखिए, वर्ब सीधे तौर पे यदि हम कहें तो वर्ब हमसे ये पूछती है कि वर्ब हमसे सीधे तौर पे ये पूछती है कि कर्ता कर क्या रहा है, यानी कर्ता का कार्य क्या है, यानी कर्ता का कार्य क्या है। यह जो कार्य हम अभी एक परिभाषा के तौर पे या समझने के तौर पे पढ़ रहे हैं, ये हमें बताएगा कि आगे चल के ये हमें बताएगा कि हमारा काल कौन सा है कार्य, यानी कार्य करने का काल कौन सा है। यही हमें बताएगा कि हमें काल कौन सा उपयोग में लेना है, या फिर ये हमें बताएगा कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म लेनी है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, या हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेनी है, हमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लेनी है, यही हमें बताएंगे। तो देखिए, क्रिया के बारे में हमने देखा कि क्रिया होती क्या है। तो इंग्लिश में यदि कहा जाए, those words which are symbolic of some action or movement called verb, यानी ऐसे शब्द जो कि किसी गतिविधि के परिचायक हो, यानी गतिविधि को पहचानने के लिए सहायक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्रियाओं को देखिए उनकी प्रकृति के आधार पर, यानी उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, यानी उनकी प्रबलता के आधार पर, या फिर उनके कर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, और सभी को दो दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि क्रिया को बेसिकली उनकी उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है।
तो क्रिया को उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया? क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया? देखिए, दो भागों में जो बांटा गया है उनमें पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्चुअली में हम कहते हैं उसको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्रिया की जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, आईएनजी वाली फॉर्म हो गई या फिर एसएआईएस वाली फॉर्म हो गई। तो क्रिया की जो मेन वर्ब है वो तो वही है। किसी भी सेंटेंस में हम जब काम में लेते हैं तो हम कहते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है यही यहाँ पर मेन वर्ब होती है। एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे देख लीजिए आप किस क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गई मेन वर्ब, दूसरी होगी हेल्पिंग वर्ब या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं। मेन वर्ब देखिए क्या होता है, दो एक्शन वर्ड्स विच हैव बोथ द इंडिविजुअल मीनिंग एंड आइडेंटिटी कॉल्ड मेन वर्ब। देखिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए हम एक बार इस वाक्य पे जाएंगे, लेकिन इस वाक्य से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेन वर्ब कहा किसे जाता है। मेन वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जो कि किसी वाक्य में काम में लिया जाए या फिर अकेले काम में लिया जाए, उनका अर्थ वो ही होता है। जैसे यदि किसी वाक्य में कहा जाए गो, वाक्य में उपयोग में लिया जाता है गो, तो गो का मतलब जाना ही होता है। अब वो चाहे अकेले में काम में लिया जाए या फिर वो चाहे हमारे सेंटेंस में काम में लिया जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे पास ये एग्जाम्पल है। देखिए, आई एप्रिसिएट योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कर्ता जो आई है वो क्या कर रहा है? वो किसी की परफॉर्मेंस को एप्रिसिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? एप्रिसिएट कर रहा है, यानी उसकी सराहना कर रहा है। अब देखिए, एप्रिसिएट शब्द को ये आप चाहे अकेले में काम में ले लीजिए या फिर आप चाहे सेंटेंस में काम में लीजिए, इसका मतलब यही रहेगा। ये होती है मेन वर्ब की पहचान। सेकंड हमारी जो फॉर्म है वो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहा जाता है? दोज वर्ड्स विच इन एसोसिएशन विद द मेन verb provide a definite meaning and identification to the sentence are called helping verb। यानी यदि हम कहें तो हेल्पिंग वर्ब किन्हें कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है उन वर्ब को जो कि किसी भी मुख्य क्रिया के साथ आकर उसकी पहचान को सुनिश्चित करती है, वही हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पे सी इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे हमारे पास रीड यानी एक पढ़ना होता है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये जो आईएनजी लगा है वो लगा है मेन वर्ब में। अब मेन वर्ब की पहचान सुनिश्चित किसने की है? वो की है हेल्पिंग वर्ब इज ने। तो इज यहाँ पर जो है वो क्या है? इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कर रहा है? यही हमें बताता है कि हमारी क्रिया किस काल में हुई, यानी ये हमें क्रिया के काल के बारे में बताता है। ये हमें उसकी पहचान बताता है कि ये वर्तमान में है या ये अभी ये भूतकाल में हुई, हो रही है, कब हुई है या कब होगी। वो सारी चीज़ें हमें इस वाले हिस्से से हमें पता चलती है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं।
इनकी पहचान के लिए हम अगर देखना चाहें तो हिंदी के वाक्यों में हम कहते हैं कि जैसे वह गड्ढा खोद रहा है, तो यहाँ पे रहा है उसके लिए क्या आएगा, इज आ जाएगा, और यही पहचान कराएगा हमें कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से काल का है। आगे देखिए, आगे चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो सेकंड वर्ब को हमने बांटा है, वो बांटा गया है वर्ब को किसके आधार पे, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उनके कर्म के आधार पे वर्ब को बांटा गया है। कर्म के आधार पे वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, फिर से देखिए, कर्म के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन्हें हम क्या करें, जो ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जो कि कर्म के बगैर अधूरी होती है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरी होती है, उनका अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिन्हें चाहे आप अकेले में काम में लीजिए, उनका अर्थ वो ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है ए लेक्चरर डिलीवर्स अ लेक्चर्स। तो कहा ये जा रहा है कि एक प्राध्यापक ने क्या किया, डिलीवर किए, एक प्राध्यापक ने डिलीवर किए, क्या किए, लेक्चर डिलीवर किए। अगर यहाँ पर हम लेक्चर को हाइड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब आ जाता है ए लेक्चरर डिलीवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीवर जो वर्ब है उस वर्ब का अर्थ होता है प्रदान करना। तो अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि लेक्चरर यानी इस जो व्याख्याता है वो व्याख्याता कर क्या रहा है, डिलीवरी किस चीज़ की दे रहा है, यानी वो व्याख्यान दे रहा है या फिर वो कोई सामान किसी को दे रहा है या फिर कुछ और। तो ऐसी वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट काम में लेना ही होता है, वरना उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है या फिर उनका अर्थ समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल उठता है जिसे हम कहते हैं कि क्या, किसको या किसे, ये सवाल हमारे पास उठता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास क्या उठता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए सवाल खड़ा हो जाता है। बात आती है इनट्रांजिटिव वर्ब की, अकर्मक वर्ब की। अकर्मक वर्ब किसे कहा जाता है, देखिए, अकर्मक वर्ब वो होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना कर्म के भी ये वर्ब अपने आप को डिफाइन कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि स्मिता लाफ्स, स्मिता हंसती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अलॉट ना भी हो तो भी स्मिता तो हंसेगी। अब यहाँ पे बस ये बताया गया है कि स्मिता बहुत ज़्यादा हंस रही है, लेकिन अब स्मिता क्यों हंस रही है या फिर स्मिता के हंसने के पीछे क्या कारण है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्रिया से हमें लेना देना होता है। तो यदि हम देखें तो ऐसी क्रिया में जहाँ पर कि हमारे पास सीधे तौर पे ऑब्जेक्ट से कोई रिलेटेड नहीं होता, वो क्रियाएं हमारी क्या कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही है। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि क्रियाओं यानी वर्ब की आगे का जो पार्ट है कि वर्ब को हमने 3 भागों में बांटा था। वैसे पहला था कि ऑब्जेक्ट के वर्ब की यूटिलिटी के आधार पे, दूसरा था वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पे, तीसरा था हमारे पास वर्ब की स्ट्रेंथ के आधार पे। वर्ब की स्ट्रेंथ के आधार पे हम इन्हें
आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और आगे की क्लास में ही हम पढ़ेंगे कि टेंस और टाइम में क्या अंतर होता है, टेंस कितने होते हैं, हर एक बात को हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं आपसे करते हुए आ रहा हूँ, कि हमारी किताब में जितनी भी हमारे पास सप्लीमेंट्री किताबें हैं उन सभी में देखिए हमें एक वर्ब की पूरी एक शीट दे रखी होगी। उन वर्ब्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आजीवन काम आने वाली ही चीज़ें हैं। आपकी सिलेबस में भी हैं, आपके हर स्टेप पे, लाइफ के हर स्टेप पे यही चीज़ें आपके काम आएंगी। जो आज कर लेगा वो आगे कभी नहीं पछताएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।